अच्छा जी, सो वी स्टार्टेड विद कम्युनिटी डिटेक्शन। और आपको याद है हमने उसमें ये अप्रोचेस पढ़े थे कि देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स। ये हमारे पास हैं नोड सेंट्रिक अप्रोचेस। नोड सेंट्रिक अप्रोचेस में हम नोड के लेवल पे कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं। लेट्स से कि एक नोड की डिग्री अगर इतनी है, एक नोड जो है वो अगर बाकी सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड है इन द सेम क्लस्टर और इन द सेम कम्युनिटी, तो हम उसको 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 कहेंगे कि इट हैज सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी। और अगर सारे नोड उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, सो देन इन दैट केस वी वुड कंसिडर दैट होल कलेक्शन ऑफ नोड्स एज वन कम्युनिटी। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी अप्लाइड एट द नोड लेवल। दूसरे में हमने बात की कि ग्रुप सेंट्रिक कम्युनिटी डिटेक्शन टेक्निक्स है, जिसमें हम ग्रुप के लेवल पे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। लेट से कि अगर ये 10 नोड्स जो हैं, अगर इनकी डेंसिटी जो है और डेंसिटी ऑफ कनेक्शंस इफ दैट इज ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक वैल्यू, सो हम कहेंगे कि these nodes qualify to be a community. And the third type is to have network centric community detection technique, जिसमें हम पूरे नेटवर्क को एज अ होल देख के उसमें से कम्युनिटी डिटेक्ट करेंगे। तो जो पूरा नेटवर्क वाला अप्रोच था उसमें हम डिवीजन करेंगे। उसमें हम ये जो इफ वी हैव कलेक्टिव लुक ऑफ ऑल दी नोड्स इन अ नेटवर्क, तो हम उसमें से उसको एक इन अ वे एक तरह से सेपरेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसमें से नोड्स को सेपरेट आउट करेंगे मल्टीपल कम्युनिटीज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर। अगर है तो बता दें, वी कैन जस्ट रिवाइज दैट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं सर, वो देख लिया था लास्ट लेक्चर। अच्छा ठीक है। जी तो सर। अगर हम स्पेसिफिक उसकी बात करें, जो हमारा लास्ट पार्ट था जिसमें नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोचेस को हम यूज करते हैं, तो इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ आइदर, यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी अप्रोच है दैट इज नेटवर्क सेंट्रिक। और नेटवर्क सेंट्रिक में हमने बात की थी कि हम पूरे नेटवर्क को एज अ होल देखेंगे कि कम्युनिटीज उसके अंदर कौन सी बनती हैं। और हम यहाँ पे या तो क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम यूज करेंगे। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था कि आप क्लस्टरिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आपके पास ये सारे नोड्स इस तरह से बने हुए हैं एंड दीज नोड्स आर ऑल कनेक्टेड, ये हमारे पास इनके बीच में कुछ एजेस हैं एंड एवरी एज हैज गॉट सम वेट। सो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इफ दिस एज हैज गॉट अ वेट ऑफ 2, तो ये बेसिकली इन दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप कुछ सेंट्रॉइड्स थ्रो कर सकते हैं एंड फॉलोइंग दी के मीडॉइड अप्रोच ऑफ क्लस्टरिंग, आपके सेंट्रॉइड्स लेट से आपने दो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर आपका पहला सेंट्रॉइड जो है वो ये वाला नोड बन गया है, दूसरा सेंट्रॉइड जो है वो ये वाला नोड बन गया है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द नोड्स टू दिस नोड। और ये वाला जो है इसके साथ भी सबके डिस्टेंस निकल आएंगे। उससे होगा क्या कि सारे नोड्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे, जस्ट फॉलोइंग द इटरेटिव अप्रोच ऑफ के मीडॉइड। ये सेंट्रॉइड थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे, देन दे आर गोइंग टू सेटल डाउन, और आपके पास पूरा नेटवर्क जो है वो दो क्लस्टर्स में सेपरेट आउट हो जाएगा और हम उनको कम्युनिटीज कह सकते हैं। दे आर द सब नेटवर्क्स। इस तरह से इंस्टेड ऑफ 2 आपके की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू के नंबर ऑफ कम्युनिटीज फ्रॉम विद इन द नेटवर्क। तो इसको इस तरह से, इस वजह से हम नेटवर्क बेस्ड या नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोचेस कहते हैं कि हम पूरे नेटवर्क को के ऊपर ये जो है मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो क्लस्टरिंग में तो आप जो है अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन से क्लस्टर्स जो हैं उसके अंदर कौन से नोड्स आएंगे, सो वी कैन कॉल देम कम्युनिटीज। और फिर आप उस पर क्लस्टर एवेल्यूएशन के टेक्निक्स लगा सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि आपने कम्युनिटीज कितनी अच्छी आइडेंटिफाई की हैं। द सेकंड टाइप ऑफ अप्रोचेस दैट वी डिस्कस्ड वाज स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो है इसमें हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के थ्रू जो है नेटवर्क को डिटेक्ट किया था कि उसके अंदर कम्युनिटीज कौन सी बनती हैं। अगर आप ये वाली अप्रोच यूज करते हैं स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग की, सो ये आपको ये इन अ वे बाइनरी एल्गोरिदम है, आप इसको जब भी अप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू टू कम्युनिटीज फ्रॉम द नेटवर्क दैट यू हैव प्रोवाइडेड। तो अगर हमारे पास ये सारा नेटवर्क है, ठीक है, एंड लेट्स से वी हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ नोड्स,
तो जब हम इसके ऊपर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे, सो इन द फर्स्ट इटरेशन इट्स गोइंग टू सेपरेट आउट दिस नेटवर्क इनटू टू कम्युनिटीज। तो ये हमें पूरा नेटवर्क जो है वो दो कम्युनिटीज में निकाल के दे देगा। और अब हमें चूंकि ये कम्युनिटीज भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ये अभी भी काफ़ी बड़ी हैं, वी वुड वांट टू बी इंटरेस्टेड इन रादर स्मॉलर कम्युनिटीज, ताकि उसके अंदर जो इंटरनल बिहेवियर है वो ज़्यादा एविडेंट हो और वो कम्युनिटी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो। तो हम दोबारा ये एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और इस दफ़ा हम इसको ये कम्युनिटी पास करेंगे एज द इनपुट नेटवर्क। और ये क्या करेगा, ये इसको इनपुट लेके इसको दो कम्युनिटीज में स्प्लिट कर देगा और इसको दो कम्युनिटीज में स्प्लिट कर देगा। सो नाउ वी हैव फोर कम्युनिटीज। अगर हम इसको हायरार्की में देखें तो हमारे पास रूट नोड पे जो मेन जो ग्राफ था या जो नेटवर्क था वो था। देन वी सेपरेटेड इट आउट इनटू टू कम्युनिटीज। हमारे पास ये दो कम्युनिटीज आ गई। इसको पे ऊपर फिर हमने स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग अप्लाई की, तो इससे हमारे पास ये दो और कम्युनिटीज आ गई, द सेम वी डिड विद दिस वन। तो इस तरह से ये चलते चलते वी कैन रिपीट द प्रोसेस फॉर इवन दिस कम्युनिटी एज इनपुट। और अब नेटवर्क क्या आपका ये जो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है ये इसको आगे दो कम्युनिटीज में स्प्लिट कर देगा। सो इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, आपके पास कम्युनिटीज ज़्यादा होती जाएंगी और उसके अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, और पर कम्युनिटी जो आपके पास नोड्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है, सो नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड फोर कम्युनिटीज आउट ऑफ योर नेटवर्क। तो बिफोर गोइंग टू द इवेल्युएशन मैकेनिज्म कि हम कम्युनिटीज को इवेल्युएट कैसे करेंगे, another important aspect is how to find that we should stop। हमारा जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कंटिन्यूसली ये एक इस कम्युनिटी के ऊपर अगर हम फिर ये एल्गोरिदम लगाएंगे, सो इट्स गोइंग टू गिव अस टू मोर कम्युनिटीज। तो हम कहाँ पे जाके हमें रुकना चाहिए। सो वी नीड टू डिफाइन अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अगर हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग यूज कर रहे हैं कि हमें ये प्रोसेस जो हम इटरेटिवली अप्लाई करते हैं और कम्युनिटीज के अंदर से और कम्युनिटीज डिटेक्ट करते हैं, इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा। सो अ सिंपल वे टू स्टॉप इज टू प्रोवाइड द मिनिमम number of nodes in a cluster or a community। ठीक है, हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि अगर इस कम्युनिटी के नोड जो है, लेट्स से वी हैव डिफाइंड दैट वैल्यू टू बी 7, तो अगर इसके अंदर हमारे पास 7 या 7 से कम नोड्स हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड दिस कम्युनिटी एनी मोर। हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे। सो दैट रूल इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन ऑल द कम्युनिटीज टू सी कि हमें उसे फर्दर ब्रेक डाउन उसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास लेट से ये एक कम्युनिटी है और इसके अंदर ये नोड्स हैं, और ये मेरे पास दूसरी कम्युनिटी है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ नोड्स हैं और वो काफ़ी डेंसली इंटरकनेक्टेड हैं। सो इट मीन्स के ये हमारा जो एल्गोरिदम है, सिंस दीज नोड्स आर मोर देन 7 बट दे आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड दे आर शोइंग वेरी मच सिमिलर बिहेवियर, हमें शायद इसको फर्दर नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। लेकिन हमारा ये वाला अप्रोच जो है ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। इन अदर केस ये वाला जो नेटवर्क है या कम्युनिटी है ये ऑलरेडी काफ़ी वीक एसोसिएशन है, बट सिंस जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग फ्यूअर नंबर ऑफ नोड्स हमारा एल्गोरिदम इसको फर्दर नहीं तोड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म इतना रोबस्ट नहीं है, ये इतना रिलायबल नहीं है कि हम इसको यूज़ करें। ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई, तो वो चीज़ है कि आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इजंट अ रिलायबल वन बिकॉज हमें नहीं पता कि किस नंबर ऑफ नोड्स पे जाके हमारे जो नोड्स की एसोसिएशन है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। यानी हमारे पास अगर ये 4 nodes हैं and let's say every node is connected to every other node, so this is the highest level of connection that we can expect. So we would want this to be in within to be want we would want such type of association within a community। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे पास बड़ी communities हों और वो भी इसी तरह आपस में densely connected हों। So in that case, even though the number of nodes may be higher, but we would still want to keep that as one community और हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन में उसके इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो हमारे पास जो दूसरा जो ज़्यादा रिलायबल मैकेनिज्म है एज अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग कम्युनिटीज इनटू सब कम्युनिटीज, दैट इज कॉल्ड ग्राफ कट वेट। ग्राफ कट वेट जो है इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि ये जो हम स्प्लिट कर रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या है।
तो हम कॉस्ट के ऊपर कोई थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं एंड देन दैट कैन बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया वेदर वी शुड गो विद द डिवीजन और नॉट। ठीक है, सो ग्राफ cut weight, let's just verify the formula from here. It's the sum of all the edges across the two communities divided by the total number of edges. तो अगर हम इसके अप्लाई कर सकते हैं वेटेड ग्राफ पे भी और अनवेटेड ग्राफ पे भी। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट फॉर द अनवेटेड ग्राफ फर्स्ट। सो ग्राफ कट वेट फॉर two communities, let's say we call them CA and CB। ये हमने दो communities detect कर ली हैं, मे बी यूजिंग स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग और सम अदर काइंड ऑफ एल्गोरिदम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल एजेस between nodes of A and B divided by total edges। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई नेटवर्क है ए बी, सॉरी इसको नाम कुछ और देते हैं बिकॉज वी आर रेफरिंग ए एंड बी ओवर हेयर टू द सब कम्युनिटीज। हमारे पास ये सी जो है ये एक कम्युनिटी थी और हमने उसको स्प्लिट कर दिया दो कम्युनिटीज में, ए और बी में। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक अनवेटेड ग्राफ है, सो इट मींस के सारे एजेस जो हैं उसके वेट्स 1 है। सो इन दैट केस इफ दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव गॉट, और इस पे हमने स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग अप्लाई कर दी एंड द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हैज डिटेक्टेड दीज टू कम्युनिटीज के ये जो सारे नोड्स हैं इनको एक कम्युनिटी होना चाहिए और ये जो यहाँ पे है इनको दूसरे कम्युनिटी होनी चाहिए। सो इसको हमने सी ए कह दिया और इसको हमने सी बी कह दिया कि ये जो पूरा नेटवर्क हमें मिला था, या ये शायद खुद एक कम्युनिटी थी, हम उसको सब कम्युनिटीज डिटेक्ट करने में इंटरेस्टेड थे। सो द एल्गोरिथम हैज गिवन अस दीज टू सब कम्युनिटीज। तो ये सी ए और सी बी कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास यहाँ से, ये जो हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया इस पूरे नेटवर्क के ऊपर, वहां से हमारे पास ये दो कम्युनिटीज आ गए। तो कम्युनिटीज हमें स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ने निकाल के दे दी। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये जो कम्युनिटीज हमने डिटेक्ट की हैं ये कितना इस स्प्लिट के साथ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये कितना रिलायबल है इस ये स्प्लिट। ये हम इसकी एवेल्युएशन करेंगे कि ये जो है डेंसिटी इनकी आपस में कितनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों के अक्रॉस द communities edges कितने हैं, the edges that are from a node of CA to a node of CB। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि across the communities edges कितने हैं, so across the communities हमारे पास दो edges हैं। दो edges जो हैं ये जो हमने नई communities डिटेक्ट की हैं, दो edges ये वाले दो, ये एक और ये दो ऐसे हैं कि ये इन दोनों को मिला रहे हैं आपस में या इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। सो इस स्प्लिट की जो कॉस्ट है दैट इज 2/9, वट एवर द वैल्यू यू गेट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे हम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो बेसिकली जितने हमारे पास अक्रॉस द एजेस जो हैं, अक्रॉस द कम्युनिटीज एजेस बढ़ते जाएंगे उतनी हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये बेसिकली क्या है, ये आपके स्प्लिट का कॉस्ट है, इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्प्लिट। तो ये कॉस्ट ऑफ स्प्लिट जितना बढ़ता जाएगा उतना जो है उतना हमारे लिए वो स्प्लिट जो है वो अच्छा नहीं होगा। सो लेट्स से इफ यू हैव सेट अ क्राइटेरिया कि अगर स्प्लिट की वैल्यू जो है इफ दैट इज 0.4 तो आप स्प्लिट करो, इसके अलावा ना करो। तो हम इसका जो है दिस में बी डिसाइडेड एज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। और अब हम हर दफा जब हम स्प्लिट करेंगे सो वी वुड इवैल्यूएट दैट वैल्यू अगेंस्ट दिस थ्रेशोल्ड के इसको वायलेट तो नहीं करा। सो लेट्स से ये वैल्यू लग रही है कि काफी छोटी होगी, तो ये जो थ्रेशोल्ड इसको वायलेट नहीं करेगा। सो लेट्स से वी कंटिन्यूड विद दिस स्प्लिट और हमने ये स्प्लिट कर लिया।
अब आगे हम ये जो कम्युनिटी है, लेट से हम आगे फिर इंटरेस्टेड, हमें नहीं पता कि इसको फर्दर स्प्लिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो हमने फिर इसके ऊपर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम लगाया, एंड दिस टाइम द एल्गोरिथम सेट के ये दो कम्युनिटीज होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये दो कम्युनिटीज आ गई, तो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ने तो हमें सब कम्युनिटीज दे दी, बट वी डू नॉट नो हाउ गुड दिस स्प्लिट इज। तो अगेन हम यही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, और इस दफा अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ग्राफ कट वेट को, सो आप देखें कि हमारे पास कितने नोड, कितने एजेस जो हैं वो अक्रॉस द कम्युनिटीज जो हैं वो लिंक कर रहे हैं। सो दे आर थ्री, ये एक, ये दो, और ये तीन। तीन एजेस ऐसे हैं जो फ्रॉम वन कम्युनिटी टू द अदर जा रहे हैं। और टोटल एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो ये देखें, ये 5/3 हो गया है, विच इज 0.6 आई थिंक। तो दिस इज क्वाइट अ बिग वैल्यू, और ये हमें बता रहा है कि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास कम्युनिटीज़ के इंटरनल एजेस इतने नहीं हैं जितने अक्रॉस द कम्युनिटी एजेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू स्प्लिट एनी फर्दर। तो हम सी ए को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। सो इस तरह से कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स पे भी स्टॉप कर सकता है, और कुछ में हम छोटे उस पे भी जा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, कि इंटरनल डेंसिटी कितनी है और अक्रॉस द कम्युनिटी एजेस कितने हैं, टू डिसाइड के एक नोड के अंदर कितने एजेस आएंगे। तो ये इस बेस पे अगर आप ग्राफ कट वेट को यूज करते हुए कम्युनिटीज को स्प्लिट करेंगे, तो शायद आपके पास, आई हैव एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इट, कि आपके पास कुछ कम्युनिटीज ऐसे भी आ सकती हैं जिनके हंड्रेड्स में नोड्स हों, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसके अंदर 2 3 4 नोड्स हों। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास काफ़ी बड़े नेटवर्क्स, काफ़ी बड़ी कम्युनिटीज ऐसी आ जाए कि जो आपस में इतने कॉम्पैक्ट हों कि अगर आप उसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो आपके पास ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, और आपको उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास, लेट से अगर हम उसी तरह से जाएं, तो ये अगर हमारे पास सारा कंप्लीट नेटवर्क है, तो हम उसको एक कम्युनिटी एज्यूम करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे आगे दो सब कम्युनिटीज़ में। ये उसके दो सब कम्युनिटीज़ आ गई। सो लेट से आपने फर्दर जो है इसको दो में स्प्लिट कर दिया, एंड मे बी दिस वन इज सो कॉम्पैक्ट कि इसको फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे जो है आगे इसको फिर फर्दर दो में स्प्लिट कर दिया, एंड मे बी दिस वन इज सफिशिएंट, और उसकी जो है ये कॉस्ट ज़्यादा है, और आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो और उसके बाद आपने इन दोनों को भी स्टॉप कर दिया। सो बिकॉज द कॉस्ट वाज अबव द थ्रेशोल्ड फॉर दीज टू ऑल्सो। तो जब आपने यहाँ पे स्टॉप किया, सो आपके पास एक कम्युनिटी ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये आ गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। ये जो दो हैं, इनके अंदर नोड्स आपके पास काफ़ी कम होंगे, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा होंगे, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो आपने, आपके पास जो डाइवर्सिटी थी वो रिटेन हो गई, कि जिस तरह से नेटवर्क के अंदर नोड्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने उसकी जो नेचुरल जो डाइवर्सिटी थी उसको रिटेन रखा, कि जहाँ पे कनेक्शंस कम थे वहाँ पे आप छोटे कम्युनिटीज की तरफ चले गए, और जहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा थे वहाँ पे आपने बड़ी कम्युनिटीज को ही एज ए कम्युनिटी रिटेन रखा। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, आगे जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, सो नेक्स्ट, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द कम्युनिटीज, तो हमारे पास नेक्स्ट इशू या एक मैकेनिज्म हमारे लिए इसमें हम इंटरेस्टेड होंगे कि हाउ गुड दीज कम्युनिटीज आर। वी हैव डिटेक्टेड दीज कम्युनिटीज, बट वी मे फर्दर अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं जो हमारा एवेल्युएशन मैकेनिज्म होगा फॉर कम्युनिटी कॉम्पैक्टनेस, के कितना कॉम्पैक्ट है ये कम्युनिटीज। और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब आप, वी एज्यूम द नेटवर्क टू बी क्वाइट बिग, तो आपके पास जब लाखों के अंदर नोड्स हों, सो आपके पास कम्युनिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में कम्युनिटीज भी हो सकती हैं। So we may not be interested in all of those communities, and we may want to use this evaluation mechanism as a filtering criteria। और अब हम क्या करेंगे, इससे सारी कम्युनिटीज जो हमने डिटेक्ट कर ली है, इस प्रोसेस से गुजारेंगे कि जो इसको फुलफिल नहीं करता उन कम्युनिटीज को हम फिल्टर आउट कर लें। हमारे पास कुछ कम्युनिटीज ऐसे होंगे कि जो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करेंगे। सो नॉट ऑल कम्युनिटीज आर गोइंग टू बी ऑफ हेल्प। सो इस वजह से हम फिल्टरिंग मैकेनिज्म या
क्राइटेरिया को यूज करेंगे कि कुछ कम्युनिटीज को हम फिल्टर आउट कर लें। सो लेट्स से ये हमारे पास जो यहाँ से चार कम्युनिटीज डिटेक्ट हुई थी, एक ये, दो, तीन और चार, हम इन चारों के ऊपर ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट में भी हम ये कम्युनिटी रख लें, ये रख लें, इसको फिल्टर आउट कर लें और ये रख लें। सो आफ्टर एक्सट्रैक्शन हमारे पास चार कम्युनिटीज आई एंड देन आफ्टर फिल्टरिंग हमारे पास ये तीन कम्युनिटीज आई। सो दीज थ्री कम्युनिटीज में बी यूज्ड फर्दर फॉर सम अदर टास्क। तो आप इसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए आप कम्युनिटी डिटेक्ट कर रहे थे, आप इन तीन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन वाज जस्ट इग्नोर्ड बिकॉज दैट डिडंट fulfilled or cleared the criteria that you set for having good quality communities. So one such evaluation mechanism is what we call entropy. Let's just begin with the weighted graph connectivity index. अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना भूल गया, वो ये है कि यहाँ पे अगर हमने ये जो ग्राफ ये वाला कंसिडर किया, ये ग्राफ कट वेट के लिए, तो इसको हमने अनवेटेड लिया था, तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे एजेस न्यूमरेटर में कि जो अक्रॉस द कम्युनिटीज थे और नीचे टोटल एजेस काउंट कर रहे थे। सो इफ दिस इज अ वेटेड ग्राफ, अगर ये वेटेड ग्राफ है तो फिर हमारे पास ये जो है, दिस वुड बी द सम ऑफ weights of all edges from NA to B, and this will be the sum of all weights of all edges। ठीक है, तो फिर हम weighted edges को कंसिडर करेंगे। समझ आ रही है इस बात की? जी सर। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल की तो जरूरत नहीं है ना? सर एक करवा दें। अच्छा, यानी हमारे पास यहाँ पे अगर ये एक वेटेड ग्राफ है, वन टू वन थ्री टू टू थ्री, ठीक है, एंड वी हैव गिवन सम वेट्स टू दीज एजेस, और हमने स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग अप्लाई की एंड स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ने हमें ये दो जो हैं कम्युनिटीज निकाल के दे दी हैं। तो अब हमारे पास ग्राफ कट वेट जो है उसका स्कोर क्या आएगा, दिस वुड बी और सी ए एंड दिस वुड बी सी बी, जो दो हमें कम्युनिटीज मिली हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द एजेस दैट आर लिंकिंग द टू कम्युनिटीज, हम उनके वेट्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऐसी एज है जिसका वेट 2 है, अगर एक से ज़्यादा होती हम एक और भी यहाँ पे लगा लेते हैं, लेट्स से एक एज ये भी है और इसका वेट है 3, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, 2 + 3। एजेस दो हैं लेकिन उनका वेट जो है अब वो 5 है। सो अब हम वेटेड इंस्टेड ऑफ एजेस हम उनके वेट्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे। तो न्यूमरेटर में वो एजेस आएंगे जो दोनों कम्युनिटीज को लिंक कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में सबका सम आएगा। सो 1 + 2, 1 + 1 is 2, + 2 4, + 3 7, 9 12 14 एंड 17। सो ये आ जाएगा 5/17 जो है, दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ स्प्लिटिंग दिस कम्युनिटी इनटू 2 सब कम्युनिटीज। ठीक है, सो इस तरह से फिर हम उसका कॉस्ट एवेल्यूएट करेंगे। और आपको जैसे देख रहे हैं कि हम न्यूमरेटर में किस वैल्यू को रख रहे हैं, जो अक्रॉस द नेटवर्क है। तो ये वाली अक्रॉस द कम्युनिटी, ये जो एजेस हैं ये हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं। तो ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना उतना बेहतर होगा, उतना हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस कट में, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा कट दें कि एक कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा एजेस रह जाएं और अक्रॉस द कम्युनिटी जो है वो कम रह जाए। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि लेट से ये एक और कम्युनिटी है जो यहाँ पे है और ये कुछ और नोड्स हैं इसके अंदर और दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये जो दो कम्युनिटीज हैं इनको हम नेबरिंग कम्युनिटीज कह सकते हैं कि ये ऑल दो हैं डिफरेंट कम्युनिटीज, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने उसको स्प्लिट तो कर लिया, बट सिंस दे आर हैविंग टू एजेस, सो देयरफॉर दे आर लाइक एडजेसेंट, दे आर मोर रिलेटेड टू वन अनदर, तो इसको हम नेबर कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला ये जो कम्युनिटी है, दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज। तो वो सारी जब आपने डिटेक्शन कर ली है, तो वो सारी कम्युनिटीज जिसका आपस में एजेस शेयर हो रहे हैं, सो वी मे थिंक ऑफ इट एज नेबरिंग कम्युनिटीज और एडजेसेंट कम्युनिटीज। और ये हमारे लिए तब फायदेमंद होंगी कि हमारे पास लेट से
हमने इन कम्युनिटीज को यूज करना है और हमें पता चल गया कि अच्छा ये कम्युनिटी जो है दैट इज शोइंग सच एंड सो टाइप ऑफ बिहेवियर। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सो द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब बाय इट्स नेबरिंग कम्युनिटीज। और अगर हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग को भी देखें, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि वो एक ट्री के फॉर्म में आपको इस तरह की चीज जो है वो देगा कि आप कॉन्टिन्यूसली स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें नेबरिंग कम्युनिटीज का ऑटोमेटिकली अंदाजा हो रहा है कि ये दोनों जो हैं दे आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर। इनके अंदर जो नेबरहुड की जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है देन उसके बाद इसके साथ और फिर ये इसके साथ। सो यहाँ से भी हम जो जितना आप जो कम्युनिटीज जितना डाउन द ट्री लेट सेपरेट आउट होते हैं उतने वो ज्यादा क्लोज नेबर होंगे एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, ये जो अप्रोचेस हैं, ये जो है द नेक्स्ट द अप्रोच दैट वी वुड यूज फॉर इवेल्युएशन और एज अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया इज weighted graph connectivity index, and the formula is the sum of all edges within a community divided by the under root of the product of its node degrees। ठीक है। सो वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स, अब ये एक कम्युनिटी पे लगेगा। ठीक है। जिस तरह से ग्राफ कट वेट हम दो कम्युनिटीज पे अप्लाई कर रहे थे, ये जो है विद इन अ कम्युनिटी हमें एक स्कोर निकाल के देगा। और वो स्कोर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास होगा सम ऑफ ऑल वेटेड एजेस, ठीक है, between any two nodes, let's call them n1 and n2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट ऑफ n1 एंड n2। तो ये जो है दैट इज गोइंग टू गिव अस द टोटल स्कोर। और ये स्कोर जो है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये हमारे लिए ज़्यादा वो कम्युनिटी कॉम्पैक्ट होगी। और अगेन हम इसके ऊपर कोई फिल्टर लगा सकते हैं कि कितना जो है कितनी कॉम्पैक्टनेस तक जो है हम कम्युनिटीज को रिटेन कर सकते हैं, और उससे कम हो तो हम उसको फिल्टर आउट कर देंगे। तो अगर हम इसी ग्राफ के ऊपर अप्लाई कर दें, तो यहाँ से हमने ये इस कम्युनिटी डिटेक्ट की सी बी की। तो अगर सी बी के ऊपर हम ये अप्लाई करें तो इसको हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं कि वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ दिस कम्युनिटी सी बी जो यहाँ पे हमने एज्यूम की थी, इसका स्कोर क्या आएगा? सो द सम ऑफ ऑल वेटेड एजेस ऑफ दिस कम्युनिटी। अब हम अक्रॉस द कम्युनिटी जो है वो नहीं देखेंगे, दूसरी कम्युनिटी को नहीं देखेंगे, सिर्फ इस कम्युनिटी पे फोकस करेंगे क्योंकि हमने इस कम्युनिटी का स्कोर निकालना है। सो 2 + 3 इज, सॉरी इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि 2। सो एक एज का स्कोर जो है वो 2 है, और उसके नीचे जो डिग्री है दैट इज 2 into, वी may think of this as a node with degree 2, क्योंकि इसके अंदर से दो एजेस जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको वेट 2 दिया हुआ है। 2 प्लस ये जो एजेस हैं जो दूसरी कम्युनिटीज को जा रहे हैं, ये दो एजेस जो हैं ये इग्नोर हो जाएंगे, तो इन दो एजेस को हम काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये जो दूसरा नोड है इसकी डिग्री है 5 + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 3 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं, आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट। जी इट्स प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 5। तो इसको जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द ग्राफ, द वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ दिस कम्युनिटी सी बी। ठीक है। वो स्कोर जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए वो कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जो है आपस में जो है उसके इंटरकनेक्शन ज़्यादा हैं, और हम उसको उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको अपनी एनालिसिस का हिस्सा बना सकते हैं। जितना ये स्कोर कम होगा उतना वो ज़्यादा रैंडम होगा, उतना डिस्पर्स्ड होगा, और उतने हम उसके
उसके एनालिसिस में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना रिलायबल नहीं होगा. सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स. अगर हम दूसरी कम्युनिटी सी ए के लिए भी अगर ये कैलकुलेट कर लें, सो वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ सी ए इज गोइंग टू बी 1 divided by, अच्छा ये समेशन जो है, इसको मैं अगर ठीक, ये समेशन जो है इट्स ओवर हेयर, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमने किया है, ये सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं है. अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, और इसकी डिग्री जो है दैट इज 3 into 2 प्लस 2, और ये आएगा 3 into, और ये इसकी डिग्री जो है इस नोड की हो गई 3, और इसकी हो गई 3 + 2 5. इसको हम इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1/2 into 4 प्लस 3/5, 4 into 5. तो ये हमारे पास सारा ये इन चार एजेस का आ गया. और इस तरह से वट एवर द स्कोर इट गिव्स अस, दैट इज गोइंग टू बी द वेटेड ग्राफ कनेक्टिविटी इंडेक्स ऑफ दैट कम्युनिटी. ये स्कोर जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, उतनी वो कम्युनिटी बेहतर होगी. सो अगेन वी कैन डिफाइन सम सॉर्ट ऑफ स्कोरिंग मैकेनिज्म, और हम उससे एक थ्रेश होल्ड डिफाइन कर सकते हैं कि किस थ्रेश होल्ड के ऊपर जो है वो कम्युनिटीज हमारे लिए रिलायबल होंगी. वो थ्रेश होल्ड क्या होना चाहिए, that depends on the kind of network that you have. क्योंकि कुछ नेटवर्क इतने कॉम्पैक्ट होंगे कि उसमें शायद बड़ी वैल्यू आपको चाहिए होगी. कुछ नेटवर्क्स जो हैं वो इतने डिस्पर्स्ड होंगे, उतने स्कैटर्ड होंगे कि उसके अंदर आपको अगर आप बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटीज जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगी, और आपके लिए आपको एनालिसिस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. सो इस वजह से इस थ्रेशोल्ड को अकॉर्डिंग टू द डेटा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है तो इसका थ्रेशोल्ड अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपके पास अच्छी कम्युनिटीज आ जाएंगी. लेकिन अगर नेटवर्क डिस्पर्स्ड है और आप उसके इसको ऊपर रखेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, सारी कम्युनिटीज फिल्टर आउट हो जाएंगी बिकॉज द इंटर कॉम्पैक्टनेस इज वेरी लो. सो फिर आपको शायद थोड़ा सा एकोमोडेट करना पड़ेगा, फिल्टर थ्रेशोल्ड को नीचे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सम कम्युनिटीज दैट आर comparatively better as compared to the rest of the communities. ठीक है जी. ठीक है सर. अच्छा, another evaluation mechanism that we can have is called entropy or the von Neumann entropy. ठीक है, ये आपको स्क्रीन ये नजर आ रही है स्लाइड्स. जी सर, नजर आ रहा है. आप अगर इसको हम अगर वॉन न्यूमन एंट्रोपी को कैलकुलेट करना चाहें किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पे हम जो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में जो हम फील्डलर वेक्टर यूज़ कर रहे थे, अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अगर एक नेटवर्क के अंदर जितने नोड्स होंगे उतने आपके पास जो है आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि आपके मैट्रिक्स की डायमेंशंस उस तरह की हो जाएंगी. तो जब आपके मैट्रिक्स की डायमेंशंस उतनी होंगी तो आइगन वैल्यूज उतनी आ जाएंगी. एंड देन अगेंस्ट ईच आइगन वैल्यू आपके पास एक एक आइगन वेक्टर आ जाएगा. उन आइगन वैल्यूज में जो सेकंड लोवेस्ट आइगन वैल्यू है, सेकंड लोवेस्ट आइगन वैल्यू, उसके अगेंस्ट वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सेकंड वैल्यू ही होगी. बट यू कैन चेक के जो सेकंड लोवेस्ट है, सो उसके अगेंस्ट जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड फीडलर वेक्टर. और यही वेक्टर हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में यूज कर रहे थे कि कौन सी नोड जो है वो ए कम्युनिटी में जाएंगे और कौन से बी में जाएंगे, हम इसी वेक्टर को यूज कर रहे थे. तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉन न्यूमन एंट्रोपी है, इसके अंदर भी आपके पास यही वैल्यूज जो है जो इस वेक्टर के अंदर है वो यूज होंगी. सो इसको हम, एंट्रोपी जनरली रिप्रेजेंटेड विद ई, तो इसको हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला व्हिच इज द सम ऑफ n is from 1 to n, which basically refers to all nodes that we have in a community, or lambda
n with a height divided by 2 ln lambda n। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब आपके पास लेट से अगर नेटवर्क जिस एक कम्युनिटी जिसके लिए हम ये एंट्रोपी में ये वॉन न्यूमन एंट्रोपी यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम इसके लिए अप्लाई करें, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अगर इसको हम वापस उसी तरह से ये कम्युनिटीज हम उसके अंदर निकाल लें, और ये दूसरी कम्युनिटी हो गई ये सी ए और सी बी। तो अगर हम ये सी बी के लिए करेंगे तो एंट्रोपी ऑफ सी बी इज गोइंग टू बी, ये वाला जो नोड है इसका, इसकी जो ये लैम्डा एन जो है ये रेफर कर रहा है वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड इन द फीडलर वेक्टर के। फीडलर वेक्टर जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो द वेक्टर दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड लोवेस्ट वैल्यू, जिसको यहाँ पे हमने अगर आप स्लाइड्स में भी देख लें, यहाँ पे हमने उसको डिटेक्ट भी किया था एज पार्ट ऑफ आवर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग मैकेनिज्म। ये हमने लेप्लाशियन निकाला, और ये जो ये देखिए ये सेकंड लोवेस्ट वैल्यू है आपकी, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, और ये आपको मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वैल्यू के तौर पे ही मिलेगी, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि दिस विल ऑलवेज बी द सेकंड लोवेस्ट वैल्यू। आप देखें ये जो नेगेटिव में वैल्यू है ये लोवेस्ट है, और ये हमारे पास सेकंड लोवेस्ट वैल्यू है। तो ये जो वेक्टर है पहला वाला, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट आइगन वैल्यू। ये जो दूसरा वेक्टर है जिसको बोल्ड किया हुआ है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड आइगन वैल्यू, और यही वेक्टर जो है ये आपका आइगन वेक्टर, ये आपका फीडलर वेक्टर है। तो इफ आई एम लुकिंग फॉर द सेकंड नोड, तो वो मुझे ये वाली वैल्यू निकाल के, थर्ड नोड की ये वाली वैल्यू है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम उसको रेफर कर रहे हैं लेमडा हेट एन से। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। सो लेट से इसकी वैल्यू जो भी है, that value divided by 2 नेचुरल लॉग ऑफ दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये एक नोड के लिए हो गया प्लस। ठीक है, ये किस नोड के लिए था, ये इस नोड के। अगर हम सी बी के लिए करें तो इस नोड के लिए हो गया, दूसरे के लिए फिर हम इस तरह से करेंगे कि उसकी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी है 0.1 और इसकी है 0.3, ये मैं इनके फीडलर वेक्टर की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज थोड़ी सी यूज कर सकते हैं कि 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 0.2 डिवाइड बाई 2 प्लस, तो ये एक नोड के लिए हो गया, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाई 2 प्लस, ये दूसरे के लिए हो गया, और तीसरा जो है that is 0.3 divided by 2 into natural log of 0.3 divided by 2। तो ये जो मैकेनिज्म है we'll add that up, और ये बेसिकली हमें एक एंट्रोपी का स्कोर देगा, and that entropy score is going to suggest के आपकी कम्युनिटी जो है वो कितनी बेहतर है। ठीक है, सो ये हम जनरली यूज करते हैं स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के साथ। सो इफ यू ऑलरेडी हैव डन स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ने आपको ये दो कम्युनिटीज डिटेक्ट करके दी हैं, और अब आप एवेल्युएट कर रहे हो, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फीडलर वेक्टर पहले से पड़ा होगा, तो आप उसके अंदर से ये वैल्यूज निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो तो बेहतर है या कम हो तो बेहतर है? ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। ज़्यादा हो तो बेहतर है जी, बिल्कुल। अगर आप देखिए ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि एंट्रोपी जो है वो आपको ब्रांचिंग फैक्टर बताता है। अगर मेरे पास लेट से मेरे पास यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर जो है वो प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, और मुझे ये पता है कि वो कैरेक्टर ए टू जी है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम की एंट्रोपी क्या होगी, 26। मैंने डिसाइड करना है वन वैल्यू आउट ऑफ 26। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग फैक्टर है कि मेरे पास 26 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, और वो मैंने डिटेक्ट करना है। तो दैट इज द एंट्रोपी ऑफ दिस केस। अगर मेरे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर है, लेट से पी हो गया, ठीक है,
अब यहाँ पे वॉवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो अब मेरे पास जो है ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसके ब्रांचेस काफ़ी कम हो गए। अब मुझे पता चल गया कि पी के बाद एक्स भी नहीं आ सकता, पी के बाद जो है जेड भी नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास ये जो ब्रांचिंग फैक्टर है ये काफ़ी कम हो जाएगा। लेट से अब मुझे 10 में से कोई एक कैरेक्टर यहाँ पे लगाना है, बाकी 16 का मुझे पता चल गया कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते। सो बेसिकली एंट्रोपी जो है दैट गिव्स यू अ ब्रांचिंग फैक्टर। तो अगर हम नेटवर्क कम्युनिटीज के अंदर उस पर देख लें, तो अगर हम एक नोड के ऊपर खड़े हैं तो कितने चांसेस हैं कि मैं इस नोड पे जाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपने डिटेक्ट करना है कि कौन सा नोड, ये इस नोड से आप किस नोड पे जाएंगे। ठीक है। तो जितना आपका नेटवर्क जो है वो बिजी होगा, जितना उसके अंदर एजेस ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा नोड्स की पॉसिबिलिटी होगी कि आप यहां से जा सकते हैं उस नोड के ऊपर। ठीक है। तो ठीक दैट है सर। बेसिकली शोज कि एंट्रोपी की वैल्यू हाई होगी। एंट्रोपी की वैल्यू हाई होगी तो क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ से अगली नोड पे जो आप जा रहे हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो दैट शोज के एंट्रोपी इज़ हाई। अगर आपके पास एक नेटवर्क के अंदर ऑप्शंस कम है, यानी ये नेटवर्क इस तरह से है कि आपके पास एजेस जो है वो कुछ स्क्यूड हैं, कुछ नोड्स के बीच में ज़्यादा एजेस हैं और कुछ के बीच में कम है। अब यहाँ से आप किस नोड पे जाएंगे, तो आपके पास चॉइसेस जो है वो काफ़ी कम है। या आप इस पे जाओगे या इस पे जाओगे, आप यहाँ से इस पे नहीं जा सकते, यहाँ से आप इस पे नहीं जा सकते। तो जितना एक नेटवर्क के अंदर एजेस कम होंगे, उतनी उसकी एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी। आपके पास एक नोड से अगली नोड्स पे जाने के लिए चॉइसेस जो है वो लिमिटेड होंगे। एंड दैट इंडिकेट्स के इंटरनल डेंसिटी उस नेटवर्क की कम है। सो बेसिकली उस कम्युनिटी की कम है। सो दैट इज एन इंडिकेशन। ठीक है। सो इसकी वैल्यू जो है वो ठीक है बड़ी सर। होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक अप्रोच जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे फिल्टरिंग मैकेनिज्म अप्लाई करें, क्योंकि इनका जो मोर और लेस रिजल्ट है वो इतना उसमें इतनी वेरिएशन नहीं है। बट यू मे अप्लाई एनी ऑफ देम, और ये डिफरेंट एक ही चीज़ को देखने के डिफरेंट तरीके हैं। सो लेंस अप्रॉक्सीमेशन जो है, दिस इज another way of looking into the compactness within a network। और आप इसके ऊपर भी इसकी वैल्यूज की वैल्यूएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी आप कोई थ्रेशोल्ड या कोई क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, और इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म फॉर communities। तो द फॉर्मूला इज n/4 lens approximation is 1/n/4 minus summation of all edges 1/4 into degree of this degree of E into degree of E dash। ये हमारे पास इस तरह से ये सारे नोड्स के बीच में हम एजेस देखेंगे और उसको इस तरह ये वाली वैल्यूज के लिए यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग के उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि डिग्री से हम डिवाइड करें, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्कोर ज़्यादा आए और डिग्री जो है वो कम हो। तो उस केस में आपके पास उसकी कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी। सो अगेन फॉर लेंस अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड इन बिगर वैल्यूज। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो डिग्री है नोड की, हम चाहते हैं कि ये डिग्री जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो और इसकी वैल्यू वो उसमें ज़्यादा फर्क ना आए। यानी हमारे पास अगर एक डिग्री इसकी जो है इफ दैट इज लेट्स से 5, तो वी वुड वांट ऑल दोज 5 नोड्स जिसके साथ ये कनेक्टेड हैं टू बी विद इन द सेम कम्युनिटी। जितना ये बाहर से होंगे उतनी इसकी वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। सो इट मीन्स के इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वी वुड वांट दिस, ये डिग्री जो है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और इसके ऊपर आपके पास वो नोड ये आप वंस को ऐड करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ स्मॉलर वैल्यू। दिस 4 इन द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू पुश इट फर्दर डाउन। सो अ लोअर वैल्यू इज गोइंग टू बी desired as compared to a higher value for
लेंस अप्रोक्सीमेशन। सो ये जो है अगेन एक दूसरा मैकेनिज्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मे फाइंड द वैल्यूज फॉर ऑल द कम्युनिटीज, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी रेंज क्या है। आपके पास अगर 100-200 कम्युनिटीज़ निकल आई हैं एक नेटवर्क से, तो आप सबके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सारी वैल्यूज़ की एक रेंज आ जाएगी, और उसमें आप एक अच्छी थ्रेशोल्ड की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्प्लिट किस तरह से लगाना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है सर। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, बस ये जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा इसकी ये रिकॉर्डिंग, और बाकी जो वीडियोस हैं मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो जो लास्ट वीक में हमारी जो क्लास मिस हो गई थी, आप उसको कंसिडर कर लें एज ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आप उसका अल्टरनेट कंसिडर कर लें। ठीक है सर। और सर ये ठीक है स्लाइड्स जी। आप शेयर कर देंगे? हाँ हाँ, स्लाइड्स मैं स्लेट पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके। ठीक। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़ सर।